हेलो फ्रेंड्स, माँ का असली रूप देखकर संजय को विश्वास ही नहीं हो रहा था। रोहिणी जी सिंगल मदर थी और संजय उनका इकलौता बेटा। खुद पर इतने प्यार बरसते देखकर वो नाराज़ होकर अपनी माँ से बोला, माँ आखिर आपको क्या हो गया है? जब से पढ़ाई पूरी करके आया हूँ आपका तो रवैया ही बदल गया है। बार बार मुझसे मेरी पसंद पूछ रही हो, जबकि हमेशा से अपनी मर्जी चला ही है। संजय बोला, पता है आपको, मुझे बचपन में ऑरेंज आइसक्रीम, चुस्की, कुल्फी, चूरन, तेज़ मसाले वाले चिप्स बहुत पसंद थे। जब भी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता तो सब बच्चे तो ऑरेंज आइसक्रीम ले लेते, पर वो मन महसूस कर रह जाता था। आप घर में ही दूध या आम की आइसक्रीम बनाकर दे देती थी। चिप्स, पापड़, कचरी भी घर पर ही बनती थी और वही तलकर मुझे देती थी। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, पर आपने संस्कार ऐसे दिए थे कि कभी अपना गुस्सा दिखा ही नहीं पाया, बस अपना मन मार कर रह लिया करता था। रोहिणी जी बोली, बेटा तब तू छोटा था तो तुझे बाहर की चीज़ों से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाया करता था। डॉक्टर ने ज़्यादा तेज़ मसाले, मिर्च, खटाई, ठंडा खाने से मना कर रखा था। इन्फेक्शन के कारण तू तो परेशान होता ही था, वो अलग चिंतित हो जाया करती थी। मन में गलत गलत ख्याल आने लगते थे। तेरे पापा को खोने के बाद मन में एक डर समा गया था। तुझे ज़रा सा भी कुछ होता तो यही लगता कि कहीं तुझे भी ना खो बैठूं। तो बस तुझे बाहर की नुकसानदायक चीज़ों से दूर ही रखा। चलो, आपकी ये बात तो समझ में आती है, पर आपको तो मेरा बहुत से दोस्त बनाना भी पसंद नहीं था। दोस्त भी आपकी मर्जी से ही बनाए। दोस्त ही क्यों, पढ़ने के लिए विषय भी आपकी मर्जी से ही चुने। दरअसल मैं तेरे पापा को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहती थी। वो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए तुझे बायोलॉजी दिलवाई। दूसरे, अगर तू 24 घंटे दोस्तों से घिरा रहता और उनके साथ खेलता कूदता ही रहता तो पढ़ाई पर ध्यान कम ही केंद्रित हो पाता। इसलिए तुझे ऐसे लड़कों से ही दोस्ती करने को प्रेरित किया जिनका पढ़ाई की तरफ रुझान था। वैसे घर में तेरे साथ इंडोर गेम्स खेलकर तेरे मनोरंजन का पूरा ध्यान रखती थी और स्कूल में भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करने से कभी नहीं रोका। अच्छा, छोड़ो ये बात भी, पर आज मेरी एक बात का जवाब दो कि इकलौती संतान होने के बावजूद आप मेरे प्रति बहुत स्ट्रिक्ट क्यों रही? उसे घर में भी पूरे अनुशासन के साथ रहना पड़ता था। क्या मजाल कि कोई चीज़ इधर से उधर रख दूँ? सब काम आपको करीने से करवाना पसंद था। घर का हर एक काम मुझे अपने हाथों से करना पड़ता था। मैं नहीं चाहती थी कि तू मेरे प्यार में बिगड़ जाए। मुझे पता था कि तुझे कोचिंग के लिए घर से बाहर भी भेजना पड़ेगा, इसलिए तुझे घर के सारे काम भी सिखाए और अनुशासन में रहना भी सिखाया, ताकि तुझे बाहर जाकर एडजस्ट करने में कोई परेशानी ना आए। जी तो मेरा भी करता था कि तुझे सारे काम तेरे हाथ से करके दूँ, पर अपनी जी पर पत्थर रख लिया करती थी। मैं तुझे डॉक्टर बनाने की राह में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। माँ, सच में आपने मुझे जैसे ट्रेन करा, उसकी वजह से पहली बार घर से बाहर जाकर कोचिंग में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वो देखता था कि उसके साथ आए हुए बच्चे शायद बहुत नाजों से पले थे। घर में कभी कोई काम खुद से किया नहीं था, तो उन्हें पढ़ाई के साथ अपने अन्य काम करने बड़े भारी पड़ते थे। कई बच्चे तो बीच में ही कोचिंग छोड़कर भी चले गए। एक बच्चे ने तो पढ़ाई का प्रेशर संभाल पाया, न घर वालों से दूरी, और उसने आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लिया। आत्महत्या की खबर सुनकर जब उसके माता पिता आए तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। दिल के टुकड़े कर देने वाली घटना थी। वो इनका इकलौता बेटा था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो बच्चा अपने माता पिता से बात करता
तो कोई ना कोई समाधान निकल ही आता। माता पिता बच्चे के हितैषी होते हैं, ना कि उसके दुश्मन। वास्तव में वो बच्चा नहीं मरा, बल्कि माता पिता का मरण हो गया। वो सारी उम्र अपने को दोषी समझते रहेंगे, जबकि उन्होंने तो बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए घर से कोसों दूर कोचिंग के लिए भेजा होगा। रोहिणी जी थोड़ा रुककर बोली, जब तू कोचिंग के लिए शहर से बाहर चला गया तो तेरे बिना घर काटने को दौड़ता था। ना खाने को मन करता था, ना पीने को। पर जब भी तुझसे बात करती तो अपने को ऐसे दिखाती जैसे तेरे जाने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो, ताकि तू कहीं मेरी वजह से कोचिंग बीच में ही ना छोड़ आए। जानबूझकर अपने को पत्थर दिल बनाए रखा। ओ माँ, मैंने तो आपके बारे में गलत ही धारणा बना ली थी। जब मैं अपने दोस्तों की माँओं को उन पर प्यार बरसाते देखता था तो मन में ये ज़रूर आता था कि आप औरों की जैसी माँ नहीं हो। पर मैं गलत था। आपने तो मेरा भविष्य बनाने की खातिर अपने को रोके रखा। माँ, अगर आप आज ये सब ना बताती तो मैं उस सच से अनजान ही रह जाता। पता नहीं मेरा तरीका सही था या गलत, पर मुझे जो ठीक लगा वो ही करा। तेरी मनमानी पर रोक लगाने में मेरा भी तो जी दुखता था, पर अब क्या, उसकी तपस्या पूरी हुई है तो बस उसी खुशी में वो सब कर रही हूँ जिससे तुझे कभी वंचित रखा था। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपना अच्छा बुरा सब समझता है, तो बस अब तुझे भी मनमानी करने और अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने आप लेने की पूरी छूट है। और हाँ, जिस रिया की नाम की लड़की से तू बात करता है उसे शादी के लिए हाँ कह दे। ये कहकर उसका खून मत सुखा कि माँ ही ज़िंदगी के सारे फैसले लेती आई है और उसकी ज़िंदगी का ये महत्वपूर्ण फैसला भी वो ही लेंगी। माँ, आपको कैसे पता चला ये सब? संजय अटकते हुए बोला, माँ हूँ तेरी, सब जानती हूँ। वैसे इत्तेफाक से रिया मेरी सहेली की लड़की है और उसी ने बताया था। संजय को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे डॉक्टर बनकर इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी अपनी माँ की बात सुनकर मिली। उसे अपना प्यार तो मिल ही रहा था, साथ में माँ भी असली रूप में मिल गई थी। वो झट से अपनी माँ के गले लग गया और वो भी उस पर जी खोलकर प्यार बरसाने लगी। अभी संजय को अपनी माँ के गले लगे 2 ही मिनट हुए होंगे कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने जैसे ही जेब से मोबाइल निकाला तो देखा रिया का फ़ोन था। संजय माँ को फ़ोन पर रिया का नाम दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हुए रिया से बोला, कहो कैसे याद किया? उधर रिया बेसब्री से बोली, तुमने अपनी माँ से हमारे रिश्ते की बात करी या नहीं? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उसे जल्दी से बताओ। अरे माँ से क्या बात करता, माँ ने तो पहले ही मेरे रिश्ते के बारे में सोच रखा था। अब माँ की आज्ञा मानकर वही शादी करनी पड़ेगी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि माँ के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम किसी भी तरह माँ को मनाओ ना, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। जीते जी ही मर जाऊंगी। रिया की बात सुनकर संजय उसे तरसाने में और मज़ा आने लगा। वो रिया से बोला, शायद उनका साथ यहीं तक था। अब तो वो किसी के दरवाजे पर बारात ले जाने की तैयारी में है। अगर तुम चलना चाहो तो तुम भी चल सकती हो। अरे क्यों परेशान कर रहा है मेरी होने वाली बहू को? ज़्यादा तंग करेगा तो जो छूट तुझे अभी दी है वापस ले लूँगी। ऐसा कहते हुए संजय से फ़ोन लेकर वो रिया से बात करते हुए बोली, अब तक संजय की बागडोर मेरे हाथों में थी, अब तुम्हें थमा रही हूँ। आशा है अच्छे से संभाल लोगी, निराश नहीं करोगी। ऐसा सुनकर रिया तो खुशी से पागल हो उठी, उसके मुंह से बोल ही नहीं निकला। तब रोहिणी जी संजय को फ़ोन पकड़ाते हुए बोली,
आज ही पंडित को फ़ोन करके बुला ले, उनसे शादी की तारीख निकलवानी है। रिया के कानों में भी बातें पड़ रही थी। रिया संजय